Please subscribe and share SWNU। अपोलो ने शुरू किया भारत का पहला लंग लाइफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम। लंग लाइफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम का लक्ष्य जिन्हें फेफड़े के कैंसर का सबसे अधिक जोखिम है। नवी मुंबई, 28 नवंबर 2024। अत्याधुनिक कैंसर देखभाल में अग्रणी अपोलो कैंसर सेंटर ACCS ने फेफड़ों के कैंसर का तुरंत पता लगाने के लिए भारत का पहला लंग लाइफ स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू किया है। डॉक्टर जयलक्ष्मी टीके, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई ने कहा, अपोलो कैंसर सेंटर के लंग लाइफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम की शुरुआत भारत में फेफड़ों के कैंसर में चिंताजनक वृद्धि के निवारण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है। इस व्यापक स्क्रीनिंग प्रोग्राम के साथ हम बीमारी का जल्द से जल्द पता लगने पर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से प्रभावशाली इलाज और रिकवरी की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इस प्रोग्राम में आधुनिकतम लो डोज CT स्कैन्स का उपयोग किया जाता है, जिससे सटीक निदान किया जाता है और मरीज की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। हम साथ मिलकर न केवल कैंसर का इलाज करते हैं बल्कि समय पर इलाज और हर मरीज की ज़रूरतों के अनुरूप बनाई गई व्यापक देखभाल के जरिए जिंदगियों में परिवर्तन भी ला रहे हैं। डॉक्टर पवन कुमार बिरारिस, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई ने कहा, आज दुनिया भर में सबसे घातक कैंसर है फेफड़ों का कैंसर, लेकिन इस बीमारी का जल्द से जल्द पता लगने से सर्वाइवल की संभावनाएं बढ़ती हैं। हमारे लंग लाइफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम के जरिए लो डोज CT टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उच्च जोखिम वाले लोगों को जल्द से जल्द पहचानना हमारा लक्ष्य है। इस टेक्नोलॉजी में रेडिएशन एक्सपोजर कम से कम होता है और डायग्नोस्टिक प्रिसिजन बढ़ता है। जो स्मोकिंग करते थे या पैसिव स्मोकिंग एक्सपोजर है या परिवार में पहले किसी को फेफड़ों का कैंसर हो चुका है, ऐसे लोगों के लिए ये प्रोग्राम प्रभावशाली है। फेफड़ों के कैंसर का पता इलाज करने योग्य चरण पर ही लगने से हम मरीजों को इलाज के बेहतर परिणाम देकर अधिक स्वस्थ भविष्य के लिए नई उम्मीद पैदा कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति बाजपेयी है। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी और प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी की लीड हूँ मुंबई और महाराष्ट्र में अपोलो ग्रुप्स ऑफ हॉस्पिटल्स की तरफ से। और हम लोग अपोलो ग्रुप्स ऑफ हॉस्पिटल्स की तरफ से कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके के कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर लें, और उसके लिए हम अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। अलग अलग मंथ में अलग अलग कैंसर के लिए स्प्रेड की जाती है अवेयरनेस, जिसमें कि बार बार ये रीएम्फेसाइज हो लोगों के दिमाग में कि कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने से हम उनके आउटकम्स बेहतर कर सकते हैं। तो इसी तरह के प्रोग्राम का एक ये नेक्स्ट पड़ाव है। मैं बोलूँगी तो लंग कैंसर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमन कैंसर है वर्ल्ड ओवर, एंड इंडिया में भी कुछ प्रमुख कैंसर्स में से आता है। ये ना केवल एक बहुत कॉमन रूप से पाया जाता है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा डेथ्स भी कॉज करता है। एंड मेन रीज़न ये होता है कि इसका डिटेक्शन बड़ा लेट होता है। तो इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये सेंसिटाइज करना चाहते हैं पॉपुलेशन को, स्पेशली जिनमें चांसेस इस बात के ज़्यादा हैं कि उनमें लंग कैंसर के लिए प्रोपेंसिटी ज़्यादा है, बिकॉज उनके किसी तरीके के रिस्क बिहेवियर की वजह से। जैसा कि आपको पता है, टोबैको के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है, इंडोर आउटडोर पॉल्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है। इस तरह के हैबिट्स या इस तरह के एक्सपोजर्स और कुछ तरीके के जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो सकते हैं, एस्बेस्टॉस, रेडॉन एटसेट्रा, उन सभी मरीजों में, उन सभी मरीज नहीं बोलूँगी, उन सभी लोगों में हम ये सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि वो दे शुड कम फॉरवर्ड, गेट देयरसेल्व्स स्क्रीन्ड, एंड यदि उसमें कुछ मिल जाता है तो वो एक्सपर्ट हैंड्स में आए हैं। जैसे अपोलो हॉस्पिटल में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है जो ट्रीट करती है, तो उसके माध्यम से उनका बेहतर से बेहतर इलाज पॉसिबल है और उससे हम उनका सर्वाइवल, आउटकम्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ सब इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं डॉक्टर पवन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में थोड़ा हाईलाइट। तो लंग लाइफ प्रोग्राम जो शुरू किया है अपोलो हॉस्पिटल में, लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी पॉपुलेशन लेवल पे, मतलब पब्लिक लेवल पे ऑलरेडी चल रहा है। जैसे अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, यूके में ये लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम वो अपने सुपरमार्केट्स तक लेके गए। उन्हें ट्रक्स में CT स्कैन मशीन, छोटे मशीन इस्टेब्लिश करके वहां तक लेके गए। तो इंडिया में हम ये शुरुआत कर रहे हैं। ये प्रोग्राम ऑलरेडी कहीं कहीं पे चल रहा है, बट मास स्केल कंट्री वाइड अपोलो हॉस्पिटल में ये लॉन्च हुआ है। लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम किसको ये सर्विस का बेनिफिट मिल सकता है? लंग कैंसर होने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण जिनको स्मोकिंग का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, किसी भी तरीके का टोबैको स्मोक एक्सपोजर लंग कैंसर का सबसे कॉमनेस्ट कारण है। इन पेशेंट्स में हम सारे लंग कैंसर, सारे स्मोकर शायद ये अफोर्ड नहीं कर पाए, पर किसने इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है,
या यू शुड प्रमोट, और किसको फैमिली ने प्रमोट करना है कि इस टेस्ट का फायदा उठाया जाए, वो जिन्होंने एक दिन में एक पैकेट 20 साल तक पिया हुआ है, मोर देन 20 पैक ईयर्स हिस्ट्री ऑफ स्मोक एक्सपोजर, जो पिछले 15 साल में आइदर क्विट कर चुके हैं या तो एक्टिवली स्मोक कर रहे हैं, अप टू 15 ईयर्स आफ्टर स्टॉपिंग द स्मोकिंग, इस प्रोग्राम का बेनिफिट हो सकता है। इसमें क्या किया जाता है, जब पेशेंट्स कोई अपने आप से कि आई एम डिक्लेयर कि मैं स्मोकर हूं, मुझे इस अपने आप को लंग कैंसर के लिए स्क्रीन करना है, वो पेशेंट्स पल्मोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट या फिजिशियन, किसी भी अपने खुद के फैमिली डॉक्टर से ये चीज बयान कर सकता है कि मुझे इस तरीके का स्क्रीनिंग, या मैं स्मोकर हूं और मुझे रिस्क लग रही है तो क्या करूं मैं आगे, तो ये पेशेंट्स लंग कैंसर स्क्रीनिंग का फायदा ले सकते हैं। इसमें सीटी स्कैन किया जाता है, ये जो रूटीन तरीके का सीटी स्कैन अवेलेबल है वही सीटी स्कैन है। बस इस सीटी स्कैन का फायदा है कि ये लो डोज सीटी स्कैन, रेडिएशन ज्यादा होना भी बॉडी के लिए हानिकारक होता है, तो लो डोज सीटी स्कैन का बेनिफिट हमें रिस्क से कम है, बेनिफिट बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत कम है इसमें। तो स्टैंडर्ड मेडिकल भाषा में बोला जाए तो स्टैंडर्ड सीटी स्कैन में 7 मिलीसीवर्ट्स डोज का यूज होता है, लो डोज सीटी स्कैन में 1.4 और उससे भी कम डोज का यूज होता है। एक लो डोज सीटी स्कैन 15 एक्सरेज के कंपैरिजन में है जो कॉमनली किए जाते हैं। तो उन सीटी स्कैन में अगर ये पेशेंट्स आते हैं, उनको सिंपल सीटी स्कैन किया जाए, बहुत सारे सीटी स्कैन में इंजेक्शन लगवाना, कॉन्ट्रास्ट लगवाना, ये सब चीजें इन्वॉल्व होती है। लो डोज सीटी स्कैन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना पेशेंट को फास्टिंग रहने की जरूरत है। तो इट इज अ वेरी सिंपलेस्ट टेस्ट, सिंपल लूज क्लोथ्स पहन के आने, उनको हॉस्पिटल के क्लोथ्स में भी चेंज नहीं करना होता है, और ये टेस्ट विद इन 20 सेकेंड्स ब्रीथ होल्ड में ये टेस्ट हो सकती है। तो लेस देन 1 मिनट में पेशेंट का स्कैन होकर हमें रिपोर्ट मिलता है। ये रिपोर्ट हमारे एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेके और पल्मोलॉजिस्ट खुद इस रिपोर्ट्स को रीड करते हैं, नोड्यूल्स को देखते हैं। कोई भी नोड्यूल डिटेक्ट होना मतलब कैंसर ही है ऐसा नहीं है, ये कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए पल्मोलॉजिस्ट या डॉक्टर को मिलना जरूरी है उस रिपोर्ट के बाद, कि अगर ये इन्फेक्शन है तो उसके लिए ट्रीट किया जाए। पर अगर ये कैंसर की जैसा दिख रहा है और ये स्मॉलर साइज में है, अगर जो नोड्यूल डिटेक्शन होता है वो 6 मिलीमीटर तक का नोड्यूल पकड़ लेता है, तो बहुत स्मॉलेस्ट नोड्यूल सीटी स्कैन पकड़ सकता है, और इस नोड्यूल को हम ईयरली फॉलो करते हैं। सपोज कोई नोड्यूल का साइज 8 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर तक हो जाता है, 8 मिलीमीटर एंड मोर इज सपोज टू बी थ्रेशोल्ड, उसके ऊपर बायोप्सी रिकमेंडेड है। तो ये पेशेंट्स फर्दर पेट स्कैन, सीटी स्कैन से इवैल्यूएट होकर बायोप्सी किए जा सकते हैं, और विद दैट स्मॉलेस्ट साइज 1 सेंटीमीटर के साइज में हम लंग कैंसर को पकड़ के उसका इलाज कर सकते हैं। बेस्ट क्योर इज ऑफर्ड बाय सर्जरी। तो उसी स्टेज में अगर बीमारी पकड़ में आ जाए तो सर्जरी हो सकती है, और डॉक्टर राजेश शिंदे जो खुद रोबोटिक सर्जन है, जो मिनिमल एक्सेस सर्जन है, मिनिमम एकदम छोटा सा की होल करके ऑपरेशन करके सेकंड थर्ड डे पेशेंट घर जा सकते हैं। सर्जरी का जो कॉस्ट है डिपेंड करता है कि कौन सा सर्जरी कर रहे हैं, ओपन सर्जरी कर रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं या दूरबीन के हिसाब से कर रहे हैं। अगर ये अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट होता है तो ये दूरबीन द्वारा या रोबोट के माध्यम से किया जा सकता है। एवरेज कॉस्ट अराउंड 2.5 से 3 लाख रुपए में अर्ली स्टेजेस में अगर होता है तो सर्जरी हो जाती है। आम आदमी इस चीज को स्क्रीनिंग करवाना चाहे तो क्या है? जैसे हमने बताया स्क्रीनिंग के लिए आना चाहता है, हमारे यहाँ पे जो हमने एक प्रोजेक्ट चालू किया है उसका कॉस्ट हमने 4,999 रखा है। ये 5,000 में हम एक सीटी स्कैन करेंगे, एक चेस्ट फिजिशियन जो लंग स्पेशलिस्ट है उनका कंसल्टेशन कराएंगे, और साथ में ही पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पीएफटी कहते हैं वो करेंगे। तो ये 5,000 में ये 3 चीजें इंक्लूड है। क्या कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा? इसका इलाज कितने में हो सकते हैं आपके हॉस्पिटल में? वैसे कहना मुश्किल है, डिपेंड करता है कि हम कौन से स्टेज पे कैंसर को डिटेक्ट करते हैं। एक अगर फर्स्ट स्टेज में है तो सिर्फ सर्जरी लगेगा, सेकंड और थर्ड स्टेज में अगर होता है तो हो सकता है कि हमको सर्जरी के साथ साथ और कुछ चीजें भी लगे, जैसे कि वो थेरेपी, रेडियोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी। कॉस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हम आप कोई अगर पेशेंट को कुछ तकलीफ नहीं है वो चल के आता है और हम जब सीटी स्कैन या पेट स्कैन करते हैं तो हो सकता है कि उनको पता चले कि उसको तो स्टेज 4 कैंसर। उस वक्त पेशेंट कहेगा मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, मैं तो आया था यहाँ पे कि मेरा कैंसर फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो, लेकिन आप बता रहे हो कि स्टेज 4 में। वो पेशेंट का कैंसर स्टेज 4 में रहेगा, बट आज तक उस घड़ी तक उसको कोई कंप्लेंट नहीं, सिम्टम्स नहीं। तो उस वक्त ट्रीटमेंट का कॉस्ट जो है वो अलग रहेगा, ट्रीटमेंट अलग रहेगा। किस तरह अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा? जैसे सर ने बताया लास्ट स्टेज आगे अगर आ गया तो ज्यादा बढ़ता है, पहले स्टेज में लोगों को पता चले, ऐसा कुछ अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाने वाला है क्या? अवेयरनेस कैंपेन
का प्लानिंग है. So it will be for general public as well as it will be for the doctors. तो जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको सेंसिटाइज करेंगे कि ऐसा these are symptoms, these are patients whom you should refer. And for the general public कि किसको सामने आना चाहिए ये टेस्टिंग करना. ये प्रोग्राम ही बनाया गया है इसीलिए क्योंकि देश भर में इसको लॉन्च किया जा रहा है. ये अवेयरनेस पैदा करने के लिए ही ये प्रोग्राम दिया गया है आगे, ताकि ये मैसेज हर इंसान तक पहुंचे कि अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं, हमारा रिस्क है लंग कैंसर का, हम आगे आए, हमारी जांच कराएं और अगर जल्दी पकड़ में आए तो उसका इलाज किया जाए. तो ये सोशल मीडिया के जरिए, आपके जरिए हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम की जो मैसेज है जड़ जड़ तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे. तो यही अवेयरनेस क्रिएट करना हम चाहते हैं. सर महिलाएं में खास करके ब्रेस्ट कैंसर देखा गया है, तो महिलाएं कहीं ना कहीं शर्माती भी है, आगे नहीं आना चाहती है, तो उनके लिए कुछ आपके पास सॉल्यूशन है या? तो ये जो सीटी स्कैन है उसमें उनका कुछ ज़्यादा एक्सपोजर वगैरह कहीं होता है, वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं. तो उनके लिए मेन है कि उनको अवेयरनेस रहना चाहिए कि हमको भी रिस्क है, हमको भी चेक करना चाहिए. ऑफकोर्स स्मोकिंग हिस्ट्री रहेगा या पोल्यूशन का हिस्ट्री, खुला स्मोक का हिस्ट्री रहेगा, तो ये रिस्क ज़्यादा होती है. हमारे जो हेल्थ चेकअप्स है, जो जनरल हेल्थ चेकअप है, वहाँ पे हर एक को इस मैटर में सेंसिटाइज किया जाएगा कि ये आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको सिम्टम्स है, तो ये भी उनको हेल्प करेगा. देखिए, मैं बोलना चाहूंगी इसके साथ में जो महिलाओं की बात आपने की कि सभी ये दोनों जेंडर को अफेक्ट कर सकता है. और जैसे कि पता चला कि 85 से 90% केसेस में एक्टिव स्मोकिंग से इसका एसोसिएशन है, मगर रिमेनिंग केसेस में जो स्मोकर नहीं होते, आजकल महिलाओं में स्पेशली जो नेवर स्मोकर है उनमें भी काफी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है इस कैंसर की. तो एक तो इम्पोर्टेंट कॉज है पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग बोलते हैं कि वो तो नहीं स्मोक कर रहे, मगर फैमिली में जो दूसरे लोग स्मोक कर रहे हैं वो अननेसेसरी उस स्मोक के से प्रभावित हो रहे हैं, दुष्प्रभावित हो रहे हैं, मुझे कहना चाहिए. और दूसरी चीज जो आउटडोर पोल्यूशन है उससे आप अफेक्ट हो रहे हैं. तीसरी चीज जो स्पेशली विलेजेस में कॉमन थी, जहाँ पे लॉजिस्टिक्स के कंस्ट्रेंट्स है, जो चूल्हा स्मोक है वो भी एक बड़ा अंडर रिकॉग्नाइज्ड एक प्रॉब्लम था जो ये इस तरह की चीजें कॉज कर सकता है. कुछ इनहेरिटेंस और कुछ फैमिलियल रीजंस भी होते हैं कि किसी वजह से उनकी रिस्क एज सच भी हाई है और फिर एडिशनली कोई फैक्टर आ गया तो वो बढ़ सकती है. एक तो ये है कि से नो टू स्मोकिंग, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, दोनों तरह की स्मोकिंग के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने की जरूरत है कि ये नहीं होना चाहिए. लोगों को कम फॉरवर्ड होना चाहिए. जैसे आपने बोला कि महिलाएं जो झिझकती हैं या सामने नहीं आती, तो ये हमें उनको सेंसिटाइज करने की ज्यादा जरूरत है कि वो आए और हर तरीके के कैंसर की स्क्रीनिंग कराएं. इस तरह ये भी एक तरह से कम थे, जैसे बोला आपने कि उनको ब्रेस्ट कैंसर ही होता है, तो जरूरी नहीं ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है महिलाओं में, मगर लंग कैंसर भी हो सकता है. और इवन यदि वो डायरेक्ट स्मोक नहीं करती है, कई तरीके के दूसरे फैक्टर्स की वजह से उनकी रिस्क बढ़ सकती है. तो हमें इस तरीके की जागरूकता लाना बहुत जरूरी है. ये हुक्के से भी जो है ये चीजें फैल सकती है कि जवान कभी काफी डेंजरस होता है, लेकिन निकोटिन जो है वो नहीं एक्चुअली कैंसर का. के साथ जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो बर्न जो पार्टिकल्स रहते हैं, वो इरिटेट करके एक्चुअली कैंसर प्रोड्यूस करते हैं. तो हुक्का स्मोकिंग डेफिनेटली वेरी वेरी हार्मफुल एंड शुड बी कम्प्लीटली अवॉइडेड. ऐसे नहीं है कि उसमें निकोटिन नहीं है तो आपको स्मोकिंग का आपको रिस्क नहीं है कैंसर का. ये बहुत गलत बात बताया जा रहा है और ऐसी बात नहीं.